हमेशा होता रहता है। अच्छा, आप में से कोई अब हमें अपनी होम गैलेक्सी का नाम बता सकता है? मिल्की वे गैलेक्सी, एग्जैक्टली। सो जो आप अपने सामने देख रहे हैं हमारी घर की गैलेक्सी है जहाँ पे हम रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीलाई इन 1610 बाय अ टेलीस्कोप। गैलीलियो गैलीलाई ने तो हमारी गैलेक्सी डिस्कवर की थी, बट देयर वाज अनदर पर्सन नेम एज चार्ल्स मैसियर जिनने सबसे पहले हमारी गैलेक्सी डिस्कवर की थी। एंड इंटरेस्टिंग बात ये थी, जब उन्होंने हमारी गैलेक्सी डिस्कवर की थी उन्हें लगा था कि वो कुछ तारों को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि वो कोई गैलेक्सी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आपको हमारी गैलेक्सी के सेंटर में कुछ येलो ऑब्जेक्ट्स दिख पा रहे होंगे। सो दीज आर दी डिफरेंट स्टार्स जो कि काफ़ी गर्म होते हैं नेचर में, एंड उनकी अपनी खुद की लाइट होती है। अब स्टार्स की बात हो रही है, अब अधिकतर तो हम अपने स्टार्स होते हैं रात को देख पाते हैं, लेकिन एक हमारा ऐसा स्टार भी होता है जिसे हम डे टाइम में भी देख पाते हैं। क्या हमें मुझे बता सकते हो कौन सा स्टार है? सन। गुड। सो दिस इज आवर सन। सन इज आवर अर्थ प्राइमरी लाइट। जब हमारे अर्थ में लाइट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, हम सन को एज अ प्राइमरी लाइट यूज करते थे। सन इज ऑल्सो नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता होगा प्लांट में प्रोसेस होती है नेम एज फोटोसिंथेसिस। उसके लिए सन से आने वाली हीट एंड लाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड इन द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस अ गैस इज रिलीज्ड नेम एज ऑक्सीजन। तो हमारे अगर सोलर सिस्टम में सन नहीं होगा तो हमारे अर्थ में जो प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, ना फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, ना हमें फूड मिल पाएगा, ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी। इसीलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ आपको सन को बाकी प्लैनेट से कंपेयर करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक्चुअली जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं ना अपने सामने देखा होता है, ना हमें उनकी डायमेंशंस पता होती है। बट अगर आप सपोज करें जो कि आप स्फीयर देख रहे हैं अपने सामने जो कि 6 फीट इन डायमीटर है, उसको अगर हम सन समझे तो कंपैरिजन में बाकी प्लैनेट्स कुछ हमारे ऐसे दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सन के सामने अर्थ कितने टाइनी डॉट की तरह दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सन बाकी प्लैनेट्स के सामने कितना बड़ा लग रहा है। इसीलिए सन का एक और फैक्टर होता है, एक और पॉइंट होता है, सोलर सिस्टम में जो 99% ऑफ मास होता है वो सन के अंदर प्रेजेंट होता है। So let's start with our planets. Our very first planet is Mercury. Mercury is the nearest planet to our sun. Mercury सन के सबसे नियरेस्ट होने के बावजूद भी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं होता। क्या किसी को रीजन पता है सर क्यों? कि सन के सबसे पास होने के आगे सबसे गर्म प्लैनेट क्यों नहीं है वो? हाँ, लेकिन मरकरी का क्या रीजन है? वो तो वीनस का होता है। सही आपने, हाँ बिल्कुल। देखिए मरकरी की सरफेस में कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, एंड उसके एटमॉस्फेयर में कोई ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ग्रीन हाउस गैसेस का रोल होता है कि सन से आने वाली हीट एंड लाइट को ट्रैप करना एंड वहां का टेंपरेचर रेज करना। तो मरकरी की सरफेस में कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो यहाँ पे सन से जितनी आने वाली लाइट्स होती है वो सब रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो सारी वापस चली जाती है। इसीलिए मरकरी में दिन में काफी गर्म और रात में काफी ठंडा रहता है। अब आप मरकरी की सरफेस में कुछ गड्ढे देख पा रहे होंगे। इन गड्ढों को क्रेटर्स कहते हैं, जो कि फॉर्म होते हैं एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स के हिट होने से। एंड मरकरी में कोई सरफेस एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, तो इनकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती, ये वैसी की वैसी ही रहती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लैनेट, that is Venus, the hottest planet of our solar system, the brightest planet and also known as the evening and morning star of our earth। इसका हॉटेस्ट होने का रीजन यहाँ की सरफेस में काफी थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, जिसमें काफी हाई अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती है। तो सन से आने वाली जितनी भी हीट एंड लाइट है वो काफी हाई अमाउंट में ट्रैप हो जाती है, एंड यहाँ का टेम्परेचर काफी हाई रहता है। वीनस का एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, वीनस का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो अर्थ से अपोजिट होता है। यहाँ पे सनराइज वेस्ट से होता है एंड सनसेट ईस्ट से होता है। वीनस इज आल्सो नोन एज द अर्थ्स ट्विन। वीनस को हम अर्थ का भाई भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वीनस का साइज है एंड वीनस का जो मास है वो अर्थ से सिमिलर है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लैनेट, आवर स्वीट होम अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन यहाँ पे वाटर तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, liquid in a form of ocean and seas, and solid in a form of ice and glacier, and gases in the form of vapors and cloud। हमारे अर्थ की डिस्टेंस सन से बिल्कुल एप्रोप्रिएट होती है, प्रॉपर अमाउंट में होती है, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। दैट्स व्हाई यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है।
अब आप अपने सामने जो अर्थ की इमेज देख रहे हैं, दिस इज द रियल इमेज ऑफ अवर अर्थ, जो कि हमें नासा से द्वारा मिली गई थी इन 2002, जब नासा ने एक सैटेलाइट हमें स्पेस में डिलीवर की थी। देन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट पोजीशंस बहुत सारी फोटोज क्लिक करके उसे मर्ज करके हमें ये फोटो प्रोवाइड हुई थी। एंड इसका टाइटल था अ ब्लू मार्बल, एक नीला कंचा, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो स्पेस से बिल्कुल एक नीले कंचे की तरह दिखती है। वेयर ब्लू पार्ट रिप्रेजेंट अवर सी, द ग्रीन एंड येलो पार्ट रिप्रेजेंट अवर लैंड, एंड द व्हाइट पार्ट यू आर सीइंग आर द आइस एंड द ग्लेशियर्स ऑन द पोल्स। Moving on to the next planet, Mars, also known as the red planet. क्या कोई बता सकते हैं इसे रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? Exactly. आपने देखा होगा हमारे घरों में कुछ कुछ आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब वो ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आते हैं उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है उसमें, तो उसका कलर कुछ हमें ऐसे दिखते हैं, रेडिश ब्राउन। सेम मार्स की सरफेस में काफी हाई अमाउंट में आयरन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, इसी वजह से जो वहाँ की सरफेस होती है वो कहीं ना कहीं हमें रेडिश ब्राउन दिखाई देती है। अब आपको पता होगा हमारी अर्थ में डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमारे साइंटिस्ट एक ऐसा प्लेनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे अर्थ के बाद लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो हमारे साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर मार्स में लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि जब यहाँ पे रस्टिंग हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इन फ्यूचर हमें यहाँ पे वाटर एंड ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। अब आप मार्स की सरफेस में 4 बिग स्पॉट्स देख पा रहे होंगे। These are the 4 active volcanoes on the surface of Mars. और इसमें जो आप सबसे बड़ा स्पॉट देख रहे हैं, ये मार्स का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, जिसकी हाइट हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम्स ज्यादा है। अगर हम आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में रखें और आपको बोले कि आपको ओलंपस मॉन्स की टॉप से जंप करना है, तो ऐसा कहा जाता है कि आप मार्स की सरफेस में कभी भी लैंड नहीं कर पाएंगे। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन हमारे मार्स की ग्रेविटी बहुत कम होती है, दूसरा रीजन ओलंपस मॉन्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है। आप जैसे ही ओलंपस मॉन्स से जंप करेंगे, आप मार्स की ग्रेविटी को एग्जिट कर देंगे एंड हमेशा स्पेस में फ्लोट करते रहेंगे। अभी तक जो भी आपने प्लैनेट्स देखे, दीज आर ऑल इनर प्लैनेट्स और यू कैन कॉल देम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सरफेस हार्ड होती है, हम इन पे लैंड कर सकते हैं। अब जो आने वाले 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें हम गैसियस प्लैनेट कहते हैं, उनमें लैंड करना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम उनमें लैंड करने की कोशिश करेंगे तो हम डायरेक्टली उनके कोर में पहुंच जाएंगे। सो वेरी फर्स्ट गैसियस प्लैनेट इज जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। जुपिटर में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। अगर आप जुपिटर के अलावा बाकी 7 प्लैनेट्स को लेके क्रश करके उन्हें मर्ज करके एक सिंगल प्लैनेट में कन्वर्ट कर दे, तब भी वो इन कंपैरिजन जुपिटर के सामने काफी छोटा दिखेगा। अब आप जुपिटर की सरफेस में बहुत सारी लेयर्स देख पा रहे हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, कुछ क्लॉकवाइज। सो दीज आर द डिफरेंट लेयर ऑफ डिफरेंट गैसेस व्हिच हैव डिफरेंट डेंसिटीज। जैसे आपको पता होगा वाटर एंड ऑयल कभी मिक्स नहीं होता, सेम केस जुपिटर की सरफेस में बहुत सारी गैसेस होती है जिनकी अलग-अलग डेंसिटी होती है एंड वो कभी भी मिक्स नहीं हो पाती। इसी वजह से हमें जुपिटर में कुछ लेयर वाइज फॉर्मेशन बनते हुए दिखते हैं। तो आप जुपिटर की सरफेस में एक आई टाइप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। This I-type structure is called the Great Red Spot, जो कि कहा जाता है काफी हाई मूविंग स्पीड स्टॉर्म है एंड इसमें टोटल 3 अर्थ फिट हो सकती है। लेकिन रिसेंटली अभी ऐसा डिस्कवर हुआ है कि इस स्पॉट का साइज डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है एंड इसमें अब सिर्फ 1 अर्थ फिट हो सकती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब इस स्पॉट में 1 अर्थ फिट हो रही है, तो कोई मुझे बता सकता है पूरे जुपिटर में कितनी अर्थ फिट हो सकती है? अप्रोक्सीमेटली 1300 अर्थ एंड पूरे सन में अप्रोक्सीमेटली 1000 जुपिटर फिट हो सकते हैं। Now moving on to the next planet, that is Saturn. अब Saturn यहाँ पे आपको अपने रिंग्स के बिना काफी अनफैमिलियर दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि Saturn की जो रिंग्स होती है वो एक्चुअली में उसका पार्ट नहीं होती, वो पीसेस होती है, पीसेस ऑफ रॉक्स जो कि मून से टूट के आते हैं। कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ आइस पार्टिकल्स होते हैं जो कि Saturn की ग्रेविटी में आने के बाद एक रिंग फॉर्मेशन ले लेते हैं, वो एक्चुअली में Saturn का पार्ट नहीं होते। अगर यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन रखें कि इस पेयर को हम सैटर्न सपोज करें एंड इसके नीचे एक स्विमिंग पूल रखे हुए फुल ऑफ वाटर एंड उसमें हम सैटर्न को डुबाने की कोशिश करें, तो ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न उसमें कभी भी नहीं डूबेगा, क्योंकि सैटर्न की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, तो वाटर में हमेशा फ्लोट करता रहेगा। Now moving on to the next planets, that is also known as blue twins. The
यूरेनस का ब्लू होने का रीजन यहाँ की सरफेस में गैस प्रेजेंट होती है, नेम इज मीथेन। अगर आप यहाँ पे लैंड करेंगे आपको स्मेल आएगी लाइक अ रॉटन एग, सड़े हुए अंडे की तरह, क्योंकि यहाँ की सरफेस में एक और गैस प्रेजेंट होती है, नेम इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट प्लैनेट नेपच्यून। नेपच्यून का भी ब्लू होने का रीजन यहाँ पे तीन गैसेस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। नेपच्यून की सरफेस की जो वेट होती है वो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है। एंड आप इसकी सरफेस में कुछ ग्रुप ऑफ क्लाउड्स देख पा रहे होंगे। These group of clouds are called the scooter. ये काफी हाई स्पीड मूविंग क्लाउड्स होते हैं जो कि नेपच्यून का चक्कर पूरा 16 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, आप में से हमारी एक अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट भी होती है जो हम रोज रात को देखते हैं, बता सकते हो कौन सी है? मून। एंड मून का कोई साइंटिफिक नेम बता सकता है? लूना। आप इसे लूनर इक्लिप्स से कंपेयर कर सकते हैं चंद्र ग्रहण से। तो मून का साइंटिफिक नेम है लूना। हमारे मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, जो हम मून की रात को लाइट देखते हैं वो सारी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जो कि सन से आती है। मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, ना ही कोई साउंड होती है। आपको मून की सरफेस में कुछ गड्ढे देख पा रहे होंगे, सेम है वही गड्ढे जो मरकरी की सरफेस पे भी देखने को मिले थे, यानी ये वैसे की वैसे ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता। अब हम 28 डेज में डिफरेंट फेजेस देखते हैं मून के। सो दिस स्लाइड इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ आवर मून फ्रॉम क्रेसेंट टू न्यू मून टू फुल मून। अब आप लोग जानते हैं जब हमारे अर्थ में एक पार्ट में डे टाइम होता है तो उसके अपोजिट पार्ट में नाइट टाइम होता है। सो दिस स्लाइड इज रिप्रेजेंटिंग द डे एंड नाइट टाइम ऑफ आवर अर्थ। अब आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको नाइट टाइम में कुछ लाइट्स जलते हुए दिख रही होंगी। सो दीज आर दी आर्टिफिशियल लाइट्स दैट आर मेड बाय अस ह्यूमन। जो हम अपने घरों में रात को लाइट जलाते हैं, सेम ये सब वही लाइट्स है। नाउ दिस इज द नाइट टाइम व्यू ऑफ आवर अर्थ। अब आप जो अपने सामने देख पा रहे हैं, दिस इज द फेसबुक चार्ट। आपने फेसबुक का नाम तो सबने सुना होगा। सो दिस चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग हाउ वी आर कनेक्टेड थ्रू फेसबुक। हम पूरी दुनिया में फेसबुक के थ्रू किस अमाउंट में कनेक्टेड है। सो दीज आर दी फेसबुक थ्रेड्स। तो आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने सारे फेसबुक यूजर्स हैं। आप में से मुझे कोई बता सकते हैं ग्रीन मूविंग डॉट्स क्या है? यानी गैसेस? शिप? नो। अच्छा, आप लोग अच्छा ये तो वो हाँ। अच्छा, आप लोग कभी कभी स्काई में देखते होंगे और सोचते होंगे एक हमारा स्काई कितना खाली रहता है हमेशा, और ये अंदर हमारी रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ ये सब गलत है बिल्कुल। जो आप ग्रीन मूविंग डॉट्स देख रहे हैं ये हमारी नंबर ऑफ प्लेन्स जो कि एक दिन में मूव करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे स्काई में भी बहुत ट्रैफिक है, रोड में भी ट्रैफिक है, स्काई में भी ट्रैफिक ही है। एक दिन में कितने प्लेन दे रहे हो? Okay, so that's the end of the show. I hope आपको शो अच्छा लगा होगा एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। Thank you so much.